हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम अपने यूनिट 4 को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। यूनिट 4 में आपने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट 5। पार्ट 5 आपकी जो बात होगी इसमें आपका कुछ स्किल्स के ऊपर बात होगी। स्किल्स मतलब आपको जैसे किसी भी अपने कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं कहीं भी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले ये आपके इम्पोर्टेंट है आपके स्किल्स कैसे हैं। यानी कि बात हो रही है आपकी पर्सनैलिटी की, बात हो रही है आपके किस तरह से आप किसी चीज़ को डील करते हैं, क्या आपके अंदर डेवलपमेंट है और किस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना इफेक्ट रिजल्ट देते हैं। तो हम बात करेंगे स्किल्स की। स्किल्स आर द की स्टोन टू सक्सेस। किसी भी सक्सेस को पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका स्किल। स्किल इज समथिंग व्हिच टीच यू टू बिहेव एंड प्रेजेंट योरसेल्फ समवेयर. It is an etiquette which is needed in an office environment to work and behave as well as teamwork. This includes number of entities as to know and learn, which are labor laws, self-management system, time management, ethics, values, team building, personality development. हम बात करें अगर एक सबसे पहले तो एक सॉफ्ट स्किल एक प्रकार का आपके अंदर एक क्वालिटीज वो मानी जाती है जिसकी मदद से आप कुछ चीज़ों को जब सीखते हैं उससे कुछ बनने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको पता है कि मुझे अगर ये चीज़ मेरे अंदर रहेगी तो मैं किसी भी चीज़ को ईजिली वे में गेन कर सकता हूँ। ये एक प्रकार का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए होता है और इससे कुछ हम सीख सकते हैं। यू कैन टीच एनीथिंग, जिसकी आवश्यकता ऑफिस के माहौल में टीम वर्क में होती है। सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत हम इसके जैसे क्या हक होते हैं हमारे, कैसे मैनेज सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा, क्या टाइम है हमारे लिए, कैसे टाइम मैनेज करके हमें चलना है, किसी एक टीम लीडरशिप को कैसे हमें अपने टीम लीडरशिप को कैसे हमें उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करवाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो अगर बात करूँ मैं स्किल्स में, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, मतलब आप जैसे किसी से कैसे बात करते हैं, कैसे आप उसको अपने अपने आप में उसको कैसे अपने रिजल्ट को आउटपुट देना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने उससे बात करें, कैसे अपने बिहेवियर रखें सामने, तो ताकि सामने वाला पर्सन जो है या फिर आपका जो सीनियर है या फिर बॉस है वो आपकी बातों को समझ सके कि हाँ इस बंदे में कुछ तो बात है। ठीक है, तो हम अगर कम्युनिकेशन स्किल्स में बात करें तो जैसे ये सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कैसे उससे बात कर रहे हैं। भले ही आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे लेकिन उसको समझाने की कोशिश करें ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चल सके। क्या होता है कि कभी हम देखते हैं, कभी भी हम किसी मीटिंग वगैरह भी जब होते हैं तो हमारे सामने कोई भी हमारे सामने जो सीनियर्स वगैरह रहते हैं तो हमें हेजिटेशन सी फील होती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमें देखना है कि हमें विदाउट एनी हेजिटेशन हम अपने बातों को कैसे सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, कैसे मैं उस चीज़ों को उसके सामने तक बोल रहा हूँ ताकि उसको भी लगे कि हाँ इसमें कोई हेजिटेशन वाली चीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे पहले आपके जो बात होती है इसलिए आप कैसे बात कर रहे हैं, ना ज़्यादा सामने वाले से आप तेज वाले बात करें, कोशिश करें कि अपनी जो बात कह रहे हैं उस पर अपने क्लियर व्यूज रखें। तो कम्युनिकेशन स्किल में बात करें अगर मान लीजिए एक तरफ सेंडर है और एक साइड रिसीवर है, तो सेंडर रिसीवर में बात हो रही है। सेंडर मतलब अपने आप को देख लीजिए, रिसीवर जो किसी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचा रहा है। तो इनमें जो बेसिक पॉइंट होते हैं कि अपनी बातों को कैसे रखना है, तो जैसे बी क्लियर अबाउट द मैसेज, अपने मैसेज को जो भी दे रहे हैं उसके साथ साथ एकदम पूरी तरह से क्लियर रहे, साथ ही साथ अपने मैसेज को पूरी तरह से प्रिसाइज करें, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें ताकि कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना पहुंचे सेंड रिसीवर तक। यूज अ लैंग्वेज अंडरस्टैंड टू द रिसीवर, ऐसी भाषा का चयन करें या इस्तेमाल करें जिससे रिसीवर को समझने में परेशानी ना हो। ऐसा होता है कि कभी कभार समटाइम क्या होता है कि पर्सन हु आर नॉट एबल टू स्पीक वेरी क्लियरली, या फिर ऐसा होता है कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या होता है कि पर्सन को नहीं समझ में आता है कि उसको कैसे डील करना है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। लेकिन कोशिश करें कि जो भी अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में बात करें या हिंदी में, बोथ लैंग्वेज जैसे भी आप यूज करें लेकिन उसको परफेक्ट वे में लेके चले ताकि यूजर को भी या फिर रिसीवर को भी समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। राइट द मैसेज इफ रिक्वायर्ड, रिक्वेस्ट द फीडबैक टू इंश्योर रिसीप्ट ऑफ मैसेज, कोशिश करें कि रिसीवर तक जो भी मैसेज आपने दिया है तो उससे उसका फीडबैक जानने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर से भी एक कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि हाँ मैंने जो भी सामने वाले को अपने मैसेजेस पहुंचाए उसको किसी तरह की कोई परेशानी तो इससे क्या होता है फीडबैक जब आपको मिलने लगता है
तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं, खुद को देखते हैं कि हाँ मुझे अपने आप के अंदर कुछ अपनी कम्युनिकेशन पे मैंने वर्क किया, जिससे क्या होता है कि खुद मैंने अपने फीडबैक से मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे पहले अपनी बातों को सही से रखें, क्लियर रखें, सामने वाले को भी समझ में आना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं किसी एक आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं सपोज, तो कुछ वहां की स्किल्स होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सपोज आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपका जो एजेंडा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अपना माई एजेंडा, खुद का अपने एजेंडा तैयार कीजिए कि मुझे उसके अंदर वहाँ पे जो भी मैं अपने मीटिंग में हूँ या फिर कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो अपने आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, अपना एजेंडा तैयार कीजिए, लाइक मेमोज मतलब जो भी आपके इमेजेस हो गए, पिक्चर्स हो गए, या फिर आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह को या कोई भी आपने अपने नोट वगैरह प्रिपेयर किया है तो अपनी चीज़ों को ध्यान में रखें, नोट वगैरह अपने ध्यान में रखें, या फिर जो भी अपने टेक्स्ट वगैरह है उसको क्लियर रखें, या कोई भी अगर आपने इमेज फाइल हो गई या कोई भी किसी तरह का कोई भी पिक्चर्स वगैरह है तो उसको अपने ध्यान में रखें कि उससे रिलेट करें, तो याद रहे कि ऑर्गेनाइजेशन को मुझे कैसे उसको समझाना है। मेमोज के बाद मेल्स, अपने मेल को भी क्लियर रखें ताकि समझ याद रहे कि हम अगर जो भी मेल कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना पहुंच जाए। एक्शन प्लान्स, क्या प्लान बनाए गए हैं, उसके साथ ही आपका क्या एक्शन है उसके लिए, तो ये सब चीजों को वर्क पे ध्यान रखते हुए करते हैं। फिर आपका जो आता है मीटिंग्स वगैरह की, अगर मान लीजिए मीटिंग मिनट्स क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीटिंग मिनट्स मतलब आपने जो भी चीजों को रखा है तो एक टाइम पीरियड को लेकर के चले कि मुझे इस पीरियड के अंदर अपनी मीटिंग को कैसे एस्टैब्लिश करना और कैसे मुझे अपनी चीजों को लोगों तक समझाना है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करते हैं तो अपने एजेंडा को भी ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए कि हाँ मुझे अपना इफेक्टिव रोल कैसे प्ले करना है, कैसे मुझे अपना आउटपुट को भी जनरेट करते चलना है। ठीक है, टीम बिल्डिंग, जो अब जो पॉइंट है आपका टीम बिल्डिंग में, team building is a philosophy of job design in which employees are viewed as a member of interdependent team instead of an individual workers. Team building, which is a correctly spelled with two words, refers to a wide range of activities presented to business, school, sports team, religious of non-profit organization designed for improving team performance. क्या होता है टीम बिल्डिंग, एक प्रकार का किसी को ग्रुप को क्रिएट करना, मतलब अगर आप किसी भी स्कूल में हैं, चाहे आप स्कूल में बात कर लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या किसी भी एक छोटे से चाहे किसी भी हम कोई अपने स्पोर्ट्स टीम लेकर के चल रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है टीम लीडर का होना बहुत जरूरी है, अपनी टीम की यूनिटी को तैयार रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है आपको अगर आउटपुट अच्छा चाहिए तो अपनी टीम को भी अच्छा बनाना चाहिए, टीम में ऐसे पर्सन्स को भी रखें कि जिसको साथ ही साथ उसको चीज़ों को भी समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर मेरे साथ उसके बीच के दोनों के बीच का कम्युनिकेशन चीज़ें कैसे चल रही है। ठीक है, टीम बिल्डिंग के अंतर्गत एक टीम जो किसी भी कार्य को एक तौर पर नहीं बल्कि पूरी टीम पर तैयार करे। ऐसा नहीं कि आपको कोई टास्क दिया गया तो आप उसको अकेले करने में लग गए, इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि मैं ही इस टाइम पे सबसे बड़ा लीडर हूँ। नहीं, कोशिश ये करें कि जो भी टारगेट है, जो भी चीज़ों को अचीव करना है, तो वहाँ पर एक कोशिश करें कि आप सामने वाले के साथ अपना बिहेवियर भी अच्छा रखें और एक टीम यूनिट में लेकर चले। ठीक है, हर कंपनी में कर्मचारियों की एक श्रृंखला होती है और हर श्रृंखला स्तर पर एक पद नियुक्त किया जाता है और उनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे टीम का लीडर होता है और उस टीम को कैसे टीम को कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उसकी टीम संख्या थी जो हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी कंपनी में एक टीम होती है जिसमें उसका एक टीम लीडर होता है, यानी कि उसको अपनी टीम लीडर का काम होता है कि अपनी टीम जो भी इसके अंदर काम कर रही है, मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, तो टीम लीडर का काम होता है कि उस 10 लोगों को कैसे उसको डील कराना है, कैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम कराना है, तो ये टीम लीडर का काम रहता है। Work environment tend to focus on individuals and personal goals with reward and recognition, singling out the achievements of individuals and employees.
Team building can also refer to the process of selecting or creating a new team. किसी कंपनी में कर्मचारियों को वर्किंग एनवायरनमेंट का भी उद्देश्य होता है, उस कर्मचारी के कंपनी के लक्ष्य को पाने का होता है। टीम बिल्डिंग का तो नई टीम बनाना एवं उसके कर्मचारियों को चयन करना होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप ध्यान में रखते हैं कि आपको अपनी टीम को कैसे स्टैब्लिश करना है। टीम लीडर का काम होता है कि अपने जो भी कर्मचारियों को कैसे चयन करना है, ये ध्यान में रखता है कि अगर उसको 10 लोगों का ग्रुप तैयार करे तो वन बाय वन चेक करना, तो इसके अंदर की क्या पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उसके अंदर का टीम वर्क कैसा रहेगा, क्या वो मेरे लिए आउटपुट अच्छा जनरेट करके देगा कि नहीं देगा। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम लीडर की रहती है। टीम डायनामिक, हमने जो टॉपिक देखा टीम डायनामिक, अब देखते हैं। टीम डायनामिक में जैसे कुछ पार्ट्स डिवाइड होंगे आपके, पहले देखते हैं क्या है। व्हेन असेंबलिंग अ टीम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द ओवरऑल डायनामिक ऑफ द टीम अकॉर्डिंग टू फ्रैंक लेफेस्टो। व्हेन बिल्डिंग अ टीम 5 डायनामिक्स आर फंडामेंटल टू टीम सक्सेस। किसी भी टीम को सक्सेस पाने के लिए एक किसी ने कहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक लेफेस्टो ने कहा था कि किसी भी टीम को अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो उसकी टीम वर्क को अपना आउटपुट भी अच्छा देना पड़ेगा। यानी कि ये ध्यान रखना होता है कि टीम का लीडर अच्छा अगर है तो टीम का लीडर अच्छा है तो अपनी टीम को भी अच्छे से वर्क कराएगा। तो हम जो 5 इसके जो रूल्स थे वो देखते हैं। पहला था आपका द टीम मेंबर। टीम मेंबर। दूसरा है आपका इसी तरह से टीम रिलेशनशिप्स। थर्ड वन इज टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन टीम लीडरशिप। और लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। टीम डायनामिक में 5 चीजें जो थी हमारी, टीम मेंबर, रिलेशनशिप, टीम की प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम लीडरशिप कैसे लीड करना है, और ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें किसी भी टीम को अगर आपको अच्छा बनाना है तो उनके लिए 5 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला है द टीम मेंबर। टीम मेंबर में क्या है, सक्सेसफुल टीम्स आर मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ इफेक्टिव इंडिविजुअल्स। These are people who are experienced, have problem solving ability, are open to addressing the problem and are action oriented। जैसे सक्सेसफुल टीम, अगर टीम को सक्सेसफुल बोलते हैं मतलब सफलता वाली टीम जो होगी, अगर कब होगी, जब उसके टीम का जो लीडर होगा वो कैसा होगा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर जो भी काम करने वाले होंगे, यानी कि जो भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे लीडर के साथ साथ जो वर्कर होंगे वो लोग भी आपके साथ अटैच रहेंगे ताकि वो चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। टीम रिलेशनशिप, for a team to be successful the member of the team must be able to give and receive feedback। किसी भी टीम के लिए जब सक्सेसफुल माना तभी जाता है जब उसके मेंबर्स कैसे होने चाहिए, टीम का मेंबर्स कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एबल टू गिव एंड रिसीव फीडबैक। अपना कैसे उसको फीडबैक मिल रहा है, कैसा उसने, अगर अपना मान लीजिए एक लीडर का काम नहीं होता है, इसने डिफरेंट टाइप्स में आपको वर्क दे दिया, तो अब डिफरेंट टाइप से जब वर्क दे दिया तो लीडर के पास आपको जाकर के अपने बताना हो कि मैंने कैसे क्या काम किया और कैसे मैंने अपना फीडबैक उस तक को कैसे पहुंचाया। सपोज अगर एक प्रोजेक्ट वगैरह की बात करें, जब लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है, लीडर का काम होता है कि उसने अपना प्रोजेक्ट बता दिया, वर्कर्स को दे दिया, उस वर्कर को देने के बाद वो उनको बताता है कि आप इसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे उसको एडवर्टाइज करेंगे, क्या उसके फीचर्स बताएंगे। तो फीचर्स बताने के साथ ही अब वर्कर का काम ये रहता है यहाँ पर कि वो उनको बताएंगे कि कैसे मुझे इसके अंदर मुझे लोगों तक पहुँचाया और लोगों से कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो इससे क्या होता है कि अब जब लोगों का रिस्पॉन्स आपको तक आ गया तो एक फीडबैक जब जनरेट हो जाएगा
तो उस फीडबैक को आपको अपने लीडर को जाकर के पहुंचाना होता है, जिससे क्या होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी गैप भी नहीं होता और चीजों को भी समझना पड़ता है। इसी तरह से टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अगर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम जब हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे प्रॉब्लम आनी ही है। तो क्या होता है इस समय पर अपनी टीम को कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है। एन इफेक्टिव टीम डिपेंड्स ऑन हाउ फोकस्ड एंड क्लियर द गोल ऑफ द टीम। A relaxed, comfortable and accepting environment and finally open, honest communication are required. इफेक्टिव टीम, जब कोई भी एक बहुत महत्वपूर्ण टीम जब किसी भी कैसे उसके अपने गोल पर फोकस करती है तो उसमें यहाँ पर ऑब्वियसली किसी तरह की प्रॉब्लम आनी हो सकती है, लेकिन क्या होता है अगर आपकी टीम बहुत फोकस्ड है यानी क्लियर है अपने गोल के लिए तो वहाँ पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना होना के बराबर है। तो इस टाइम पर क्या होता है कि आपको ध्यान रखने की चीज होती है कि सबसे पहले कि आपका एनवायरनमेंट या फिर कैसा है, आपको रिलैक्स करा रहा है नहीं करा रहा है, आप कंफर्ट है नहीं, ताकि इससे क्या होता है कि आपके और आपके बीच में जो भी लोग साथ में काम कर रहे हैं वो भी आपके साथ यूनिटी में रहे और किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने में आपकी हेल्प करें। टीम लीडरशिप। इफेक्टिव टीम लीडरशिप डिपेंड्स ऑन लीडरशिप competencies. A competent leader is focused on the goal, ensures a collaborative climate, building office, team members set priorities, demonstrate sufficient know-how and manages performance through feedback. टीम लीडरशिप क्या होती है, जैसे इसमें इफेक्टिव टीम जो होती है, जो भी आपका लीडर होगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है क्योंकि उसको पता है कि आपको कैसे उसके तक रिजल्ट लेकर के जाना है। तो कोशिश से करें कि आपका जो भी गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस रहे। फोकस रहने के साथ अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे उसको बूस्टअप करना है कि आपके साथ वो रिजल्ट वगैरह भी साथ में आपको अच्छे से रिजल्ट दे करके आपको बताते रहे। टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को बूस्ट करना मीन्स उसको बताना, एनर्जेटिक करना, ताकि उसको पता चले कि हाँ मेरे जो लीडर है, मेरा जो टीम लीडर है हमारे साथ भी है, यूनिट में है और हमारे साथ वो अच्छा बिहेव कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके अंदर जो वर्कर्स वर्क करते हैं तो वो आपको भी रिजल्ट अच्छा देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट मतलब द क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कंडक्टिव टू टीम बिहेवियर। Competitiveness should be discouraged and uniformity should be encouraged. This will eliminate conflict and discord among team members. अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपको पता नहीं कि आपके साथ कैसा आप कंफर्ट है कि नहीं, या फिर आप अपने लीडर के साथ भी वर्क करने में खुश हैं या फिर आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं वहाँ पर। तो किसी भी टीम लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साथ साथ क्या होता है कि अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखना होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी आपके यहाँ पे वर्क करते हैं, तो उनको भी उसके साथ साथ वो हैप्पीनेस लाते हैं, ताकि उनको पता है कि मुझे अगर इनके साथ काम करना है तो मुझे कैसे डील कराना है। तो एनवायरनमेंट आपका अगर अच्छा रहा, थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा रहा आपके साथ, एक कम्युनिकेशन अच्छा रहा बीच में दोनों के, तो आपका जो रिजल्ट रहेगा यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा, इन सब चीजों से सब कुछ डिपेंड किस पे रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट पे। तो हम अगर चारों चीजों को जोड़े, मेंबरशिप, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप, चारों चीजों को अगर हम एक साथ जोड़े तो आपका ऑब्वियसली इन सबको किसी चीज जोड़ा जा सकता है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा तो आपके चारों के चारों चीजें भी साथ में रहेंगी। तो किसी भी कंपनी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखने वाली चीजें होती है कि आपको कैसे मेंबर कैसे मिल रहे हैं, आपके साथ उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, किसी प्रॉब्लम को हम कैसे उसमें से निकल के बाहर आ सकते हैं, तो कैसे मुझे अपनी टीम को लीडरशिप कैसे प्रदान करानी है और अपना एनवायरनमेंट मुझे कैसे रखना है। तो हमने देखा कि किसी भी स्किल्स को तैयार करने के लिए आपको चीजों को ध्यान रखना है कि आपको टीम बिल्डिंग कैसे लेकर के चलनी है, टीम को कैसे डायनामिक लेकर के चलना है। ये 5 चीजों पे डिपेंड करता है आपका टीम डायनामिक। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है अब है आपका वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स की बात करूं तो developing a good work ethic begins during the educational process. As you go to school for an education to further your career, you can build a good work ethic
through your study habit. If you are working while you attend school, this is another way to develop a good work ethic and learn multitasking before you enter your careers of choice. Distance learning opportunity give you the chance to develop your own work ethic because they are self motivated and flexible. वर्क एथिक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग पीरियड यानी इनिशियल स्टार्टिंग में आपका वर्किंग बिहेवियर कैसा था, आपका स्कूलिंग कैसा रहा था। सपोज आप किसी जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का जब स्टार्ट करते हैं तो सब वहाँ पे चीज़ों को पहले समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको स्कूलिंग टाइम की बात करूँ यानी कि आपका जो एजुकेशनल करियर ही बेस्ट रहा होगा तो यानी कि आपका वर्क एथिक्स कम कह सकते हैं कि इनिशियल जब आप स्टार्टिंग में ही अगर अपना रिजल्ट अच्छा देते हैं, सपोज आपने करियर स्टार्ट करने से पहले आपने जब आप स्कूल टाइम पर होते हैं तो उस समय पर आप अपना रिजल्ट जब देते हैं, जब आप सपोज आप टॉप करते हैं क्लास में, आपका बिहेवियर अच्छा होता है, आपका आप सेल्फ डिसिप्लिन है, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप अच्छा है, लोगों के साथ किसी तरह कोई मिसलीड करने वाला नहीं है आपके साथ। तो अगर आप बात करें वर्क एथिक्स का, हम सिंपल से वर्ड में बात करें तो ये इनिशियल लेवल से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो चीज़ों को उस टाइम अगर जैसे नहीं समझ में आता तो आपको अगर स्टार्टिंग पीरियड में भी अगर आपको समझ में आता है कि मेरा स्कूल टाइम से लेकर के कॉलेज टाइम से लेकर के मेरा हर जगह रोल अच्छा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में जल्दी आ जाती हैं। तो इससे आपका क्या काम होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा रहता है और आपको पता है कि मुझे किस तरह से मुझे अपना आउटपुट भी देना है। तो वर्क एथिक्स में जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो जैसे वर्क एथिक्स में अगर देखा जाए पॉइंट है जैसे रिजॉल्व योरसेल्फ दैट वर्क इज एग्जैक्टली व्हाट द नेम इम्प्लाइज। वर्क एथिक्स में अगर मैं बात करूं कुछ इसके की रोल्स हैं, कैसे इसमें आपको पता चलता है चीजों को। Although you may enjoy your work and even find it run, it is still work and you need to approach it with a positive attitude and have outstanding ethics. अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी जब आप काम करते हैं तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपके अंदर ऑटोमेटिक आपका बिहेवियर वहाँ जब अच्छा होगा तो आपको वहाँ के लोगों के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा। टू प्रैक्टिस डेवलपिंग योर ओन वर्क एथिक, खुद के अपने काम के ऊपर खुद से कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, मुझे कैसे उसके ऊपर डेवलपमेंट लाना है। गेट अ पार्ट टाइम जॉब व्हाइल यू आर अटेंडिंग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज, write down your own most successful approaches to distance learning, school assignment or your job. But after you finish your educational career, what kind of work ethics we expected in the workplace? देखो अगर वर्क एथिक्स में हम जैसे जान पाए थे कि चार चीजें थी, रिजॉल्व योरसेल्फ, टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, गेट अ पार्ट टाइम जॉब और राइट डाउन योर मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोचेस। चार चीजों की बात करें तो इन चार चीजों को अगर हम जोड़ दें तो आपका वर्क एथिक्स वही कहलाएगा। वर्क एथिक्स में आपको ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं कि आपने जरूरी नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करने जाते हैं तो वहीं पे चीज़ों को समझ में आए। चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अब किसी को भी एक्सपीरियंस कब आता है जब उसको शुरुआत की ही चीज़ों में समझ में आनी चाहिए। जैसे एजुकेशनल करियर में आपके रिजल्ट अच्छा है या आपका स्कूल टाइम पे आपका रिजल्ट अच्छा है, कॉलेज टाइम पे रिजल्ट अच्छा है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में रिजल्ट अच्छा रहेगा। बट ध्यान रखने की चीज़ होती है कि सबसे ज़्यादा आपके लिए कि आपका कम्युनिकेशन वहाँ पर लोगों के साथ कैसा है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट 4 में पार्ट 5 था आपका स्किल्स के ऊपर चल रहा था, वर्क एथिक्स से हमने रिलेट किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे अपना एजेंडास वगैरह को कैसे तैयार कराना है, क्या मुझे वहाँ पर अपने कैसे लोगों के साथ स्किल्स वगैरह पे कैसे वर्क करना है, तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपका पार्ट 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।